Hello students. So we talked about concept of potential energy, है ना। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जो है ना, ये 2-3 बार आया होगा। जैसे एक वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आया होगा, है ना। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन में ज़्यादा आया होगा, हालांकि आने के लिए वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में भी हो सकता है कि आया हो, क्योंकि बहुत जगहों पे वहां भी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आता है। अगर आप उसके डिफिनीशन में गए होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, है ना। किसी सिस्टम में उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो बहुत टाइप की हो सकती है, लेकिन 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिलेबस है जिसके बारे में डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई mgh जो होता था, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में हम लोग देखते थे, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स चैप्टर में आपने देखा होगा। और आज यहाँ पे हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल पे कैसे जाते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जब एक बार सीख जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान हो जाता है ना। तो मान लीजिए ये कोई सिस्टम था, है ना। इस सिस्टम की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है U1। हमने एक बात और की थी कि पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होती है, लेकिन कब होती है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंजिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन करने से होती है ना। मतलब किसी भी सिस्टम में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्शन में है तो समझो कि उस सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन पक्का होगी, जरूर होगी। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से लगाव है, मतलब दोनों में एक टाइप का एसोसिएशन है ना। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ही किसी सिस्टम के अंदर वर्क डन करना शुरू कर देता है तो समझ जाना कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ना। कैसे हो रही है, कितना हो रही है, तो उसको मैं समझाने जा रहा हूं कि मान लो ये कोई सिस्टम है, इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। इस सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब U2 हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में हुई है ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is defined as negative of work done by conservative force, ये डिफिनीशन है। मतलब U2 माइनस U1 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस स्टेटमेंट को आप तत्काल ध्यान रखो। हालांकि इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी वेरीफाई भी करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, किसी भी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करना चाहिए। जैसे किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ही डन ना करेगा, है ना, किसी सिस्टम पे वर्क डन हो ही नहीं रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो समझो कि उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जैसे देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल, ये मैंने इसलिए लिखा ना कि एक एग्जांपल आप लोग बहुत 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। याद करो कि एक ब्लॉक होता था, है ना। उस ब्लॉक को m मास का कोई ब्लॉक है, उसे h हाइट ऊपर ले जाते थे। तो याद आ रहा होगा कि जब हम h हाइट ऊपर ले जाते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। कैसे बढ़ती थी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, तभी तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यानी U2 माइनस U1 जो था वहां पे वो पॉजिटिव आता था, और सच में पॉजिटिव भी आना चाहिए। देखिए कैसे, क्योंकि जब आप ऊपर ले जा रहे हो, है ना, जब आप ऊपर ले जा रहे हो तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है। तो अब बात आती है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ।
तो जब किसी मास को हम ऊपर ले जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं ले जा रहे हैं, तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? तो इसका वेट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस पे नीचे की तरफ लगा रहा है। तो जब फोर्स नीचे लगेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मतलब जब कभी भी किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स खुद नेगेटिव वर्क डन करेगा, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब कभी भी किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, है ना। यानी अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आनी है। तो एक सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि U2 माइनस U1 इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग अपने चैप्टर पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, ये फिक्स है कहीं, दिस इज फिक्स, और एक पॉइंट है R और एक दूसरा पॉइंट है P, है ना। ये +Q चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है ना। R से P पे एक स्मॉल चार्ज Q को, है ना, एक स्मॉल चार्ज Q को हम ला रहे हैं R से P पे, है ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस +Q चार्ज, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस +Q चार्ज। यानी एक +Q चार्ज है हमारे पास, जिसकी फील्ड होगी यहां आसपास, किधर की तरफ होगी? अवे होती है पॉजिटिव से, ये भी हम जानते हैं। इसके फील्ड में, मतलब इस +Q चार्ज के फील्ड में मैं एक दूसरे छोटे से पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट R से किसी दूसरे पॉइंट P पे ला रहा हूं, है ना। किसी पॉइंट R से किसी दूसरे पॉइंट P पे मैं ला रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैं ला रहा हूं मतलब मैं एजेंट हूं, है ना, एक्सटर्नल एजेंट हूं मैं। तो सबसे पहली बात कि मैं एजेंट हूं, तो मैं कैसे ला रहा हूँ जरा समझिए। तो एक बात बताइए कि आप अगर इस चार्ज की तरफ ला रहे हो, इस कैपिटल Q चार्ज जो कि फिक्स चार्ज है, इसकी तरफ ला रहे हो, तो जरा देखो कि दोनों चार्ज में कैसा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो यहाँ फोर्स लग रहा होगा रिपल्सन का, कारण क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, और मुझे R से P की तरफ लाना है, यानी मुझे धक्का दे करके सच में मुझे मशक्कत करना पड़ेगा, इधर से जोर लगाना पड़ेगा, है ना। इधर से जोर लगाना पड़ेगा का मतलब मैं एजेंट हूं तो मुझे सच में इधर की तरफ धक्का देना पड़ेगा। यानी मैं एजेंट हूं तो मेरा फोर्स भी R से P की तरफ लगना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी R से P की ही तरफ हो रहा है हमारे चार्ज का। मतलब वर्क डन बाय एजेंट, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एजेंट जो होगा दैट इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय एजेंट इज दैट इज पॉजिटिव। या मैं ये कह सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, भाई एक्सटर्नल फोर्स कहो चाहे एजेंट कहो, इतना तो श्योर है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्या होगा? एक बात तय है कि वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, ये चार्ज नेगेटिव और ये भी चार्ज नेगेटिव होता तब भी ऐसा ही होता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में भी क्या होगा? रिपल्सन ही होगा, है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तो ये साइन बदल जाते, ये साइन प्लस से माइनस हो जाते, कारण क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज होता ना तो R से P ये इसे खुद खींचता, खुद क्या करता? अट्रैक्ट करता। तब मुझे R से P लाना था, तो मुझे क्या करना पड़ता? तो धक्का देकर के उल्टा रखना पड़ता, धीरे धीरे चूंकि लाना है। अब यहाँ एक बात मैंने ऐड किया कि मुझे स्लोली लाना है इस चार्ज को, +Q चार्ज को R से P पे मुझे स्लोली लाना है। अब इस स्लोली का क्या मतलब है? तो स्लोली का मतलब है कि इस पे नेट फोर्स, मतलब +Q को R पॉइंट से P पॉइंट पे लाना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको एक्सेलरेट नहीं करने देना है। मतलब वी डोंट हैव टू लेट इट बी इन एक्सेलरेशन। इस +Q चार्ज में मैं चाहता हूं कि कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो। अब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए अगर ये +Q है तो इस +Q पे, अगर मैं इस +Q की बात करूं तो इस +Q पे एक फोर्स कौन सा लगेगा? तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में। मैं फिगर नीचे बना रहा हूं, है ना। +Q इस ये कैपिटल +Q इस +Q को राइट साइड में फोर्स लगाता, तो मुझे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को, तो F डन एक्सटर्नल लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा, ताकि नेट फोर्स इस पे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कितना लगाना पड़ेगा?
यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है उतना ही मुझे लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा है इस पे, इस प्लस क्यू चार्ज पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना होगा जितना ये इसका कैपिटल प्लस क्यू का जो फील्ड वाला फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स कह सकते हैं लग रहा है। पता है उतना ही क्यों लगाना है? बिकॉज इसमें मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे आर से पी तक लाना है, डिस्प्लेस तो करना है, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ नहीं, वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। तो मैं वेलोसिटी के साथ इसको, सिंपल वेलोसिटी के साथ बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए, है ना, मुझे लाना है आर से पी पे। तो देखिए यहाँ वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F एक्सटर्नल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। और F इलेक्ट्रिक क्या है? अगर मैं F इलेक्ट्रिक की बात करूं, मैं ऊपर रब करता हूं, अगर मैं F इलेक्ट्रिक की बात करूं तो मैं देख सकता हूं यहां पे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय F इलेक्ट्रिक इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय F एक्सटर्नल। अच्छा, इसके पहले ऑलराइट, तो हमने कहा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। इस नेगेटिव को मैं इधर भी ला सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर किसी चार्ज को मैं पॉइंट आर से पॉइंट पी, यहां तो मैंने नाम दे दिया आरपी, वो कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हम अगर किसी चार्ज को ला रहे हैं, है ना, तो ये बात हम हमेशा कह सकते हैं, शर्त यही है कि मैं चार्ज को स्लोली ला रहा हूं, है ना। हम चार्ज को कैसे ला रहे हैं? स्लोली ला रहे हैं। स्लोली लाने का मतलब हमें उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 रखना है, लेकिन लाना भी है ना। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एग्जैक्टली सेम एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जस्ट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सेम है दोनों। मतलब मैंने जो कहा था कि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक ही बात है। क्योंकि मैंने यहां देख लिया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, कौन से शर्त को सेटिस्फाई करने के लिए? तो चार्ज को स्लोली मूव कराने के लिए, तो ये दोनों बातें हो सकती है। यानी जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन में, तो इस बात को हम मानेंगे, इस बात को हम फॉलो करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का जब चेंज होगा ना, किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होगा, तो ये चीज होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वही चीज एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन के बराबर होगा, है ना। साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑलराइट, जरा कैलकुलेट करते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जरा देखते हैं। जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू था, ये फिक्स था, है ना, प्लस क्यू था, यहां कोई पॉइंट आर था। मैं थोड़ा सिंपल फिगर बनाता हूं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर यहाँ पी यहाँ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से आर से पी एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज मुझे लाना था,
एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन किधर की तरफ, फोर्स, यानी राइटवर्ड फोर्स। यानी आर से पी अगर मुझे लाना है तो एजेंट को किधर फोर्स लगाना होगा, लेफ्ट। एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही जितना इस पे लग रहा है। जैसे मान लो, मैं समझू इस बात को, तो जब ये प्लस क्यू यहां रहा होगा तब कितना फोर्स लग रहा होगा, तो K बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये चार्ज मूव करके यहां आ जाएगा, मैं धक्का दे करके थोड़ा सा और लेफ्ट में यहां कहीं ला दूंगा, तब कितना फोर्स लगेगा, तो K बाई ये वाला आर का स्क्वायर। यानी जैसे जैसे प्लस क्यू को मैं आर से पी की तरफ लाऊंगा, मुझे फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब यहां है तो ये इस पे अप्लाइड फोर्स भी कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से। और जैसे ही ये चार्ज थोड़ा नजदीक आएगा तो फोर्स, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो मुझे भी ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उतना ही लगाना है जितना ये प्लस क्यू उस पे लगा रहा है। मैं एजेंट हूं तो मुझे उतना ही फोर्स लगा के रखना है ऑलवेज, जितना ये फिक्स चार्ज प्लस कैपिटल क्यू लगा रहा है। ठीक है ना? एक बात यहाँ, दो बातें यानी यहाँ निकल के आती है इस टॉपिक में, कि एक तो इस चार्ज को मुझे स्लोली लाना है, एक्सेलरेट करा के नहीं लाना है। एक्सेलरेट करा के जब मैं लाने लगूंगा तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर हो गया तो नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स जब आ जाएगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा फोर्स, मतलब एजेंट का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है, ये बराबर है, ये नहीं कर सकता। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना? फोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ? तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे लगा रहा है, और एक मेरा फोर्स है या आपका फोर्स है, एजेंट का फोर्स है, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग ला रहा है। ओके, दूसरी बात, मुझे इस चार्ज को इस प्रकार लाना है कि ये इस कैपिटल क्यू के साथ कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के साथ केवल यही चेंजिंग हो। केवल यही चेंजिंग का मतलब, जैसे ये प्लस क्यू था यहां, पहले ये प्लस क्यू यहां था, फिर ये प्लस क्यू यहां आ गया। प्लस क्यू को मूव करता हुआ मैं यहां दिखा रहा हूं, मतलब पहले हमारा सिस्टम था प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू कितनी दूरी पे थे, इतनी दूरी पे थे। अब हमारा सिस्टम क्या है, तो हमारा सिस्टम ये प्लस क्यू कितनी दूरी पे है, तो इतनी दूरी पे है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होना ही यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने जैसा है। जैसे कोई कहेगा ना कि सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हुआ, तो पहले इन दोनों चार्ज के बीच में अच्छी खासी दूरी थी, फिर कुछ देर बाद इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो थोड़ा डिक्रीज कर गया, कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग हुई। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग हुई, क्या हुआ, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया ही होगा। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये फोर्स कैसे लग रहा होगा, अपोजिट, हम किधर ला रहे हैं उसके लिए अपोजिट, तो वर्क डन हुआ होगा। तो जरा यहाँ एक्सटर्नल फोर्स का मैं वर्क डन अगर निकाल लूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल जाएगा। तो मान लो जब ये प्लस क्यू यहाँ था तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, है ना? और जब ये प्लस क्यू P पे आ गया तो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U2 थी। तो मुझे क्या निकालना है, U2 माइनस U1। तो मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैसे? तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स U2 माइनस U1। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल लेना है। यहां देखने से ही लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स कैसा वर्क डन करेगा, यहां तो बिल्कुल पॉजिटिव करेगा। इस सिचुएशन में जब ये दोनों पॉजिटिव है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन एक और सिचुएशन में बिल्कुल पॉजिटिव होगा, कब, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही हो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? तो मान लो ये चार्ज था, फिक्स चार्ज, ये पॉजिटिव होता और ये प्लस क्यू ना होकर माइनस क्यू होता, तो इन दोनों में तो खुद अट्रैक्शन होता। तो हम लोगों को चूंकि धीरे लाना था ना, तो कैसे रोक के रखते, धीरे धीरे लाते, तो हमारा फोर्स हो जाता P से R की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा R से P की ही तरफ होता। तो इसीलिए आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो समझना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हुआ तो समझना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कम है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कुछ नहीं हुआ तो समझना पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हुई ही नहीं है ना, हुई ही नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है किसके बराबर, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dr, जिस वर्क डन का डेफिनेशन होता है F डॉट dr, इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक, तो R से लेके P तक, R से लेके P तक।
है ना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ एफ ई के बराबर है, इस माइनस को इधर भी ला सकते हैं, डॉट डी आर इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, आर से लेके पी तक। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यही हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी किसी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे, कोई सिस्टम है ना, जैसे यहां दो चार्ज का सिस्टम था, एक चार्ज और आ सकता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्जेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अभी हम बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। तो जब कभी भी किसी सिस्टम में फोर्सेज हो सकता है बहुत सारे लगे, नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हो, लेकिन वर्क डन जो है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा हो, वर्क डन केवल कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा हो, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व होती है, मतलब हर स्टेट ऑफ चेंज के दौरान, मतलब हर सिचुएशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक और थ्योरेटिकल बात मैं आपको, ये पहले नोट डाउन करेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर या नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये चीज मुझे यहां पे कहता कैलकुलेट करने को, पहले मैं इसको कैलकुलेट ही कर देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वाली बात, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले देख ले कि सच में इसको सॉल्व करते यहां तो ये कितना आता। तो मान लो पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन था R2 था, R1 था, और अब ये सिचुएशन हो गया R2। मतलब जब दोनों चार्ज के बीच पहले डिस्टेंस R1 था, अब दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस R2 हो गया है, मतलब R से P पे आने पे, R से P पे आने पे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो किसी इंस्टेंट पे, क्योंकि यहां पे फोर्स कैसा है, एजेंट का फोर्स हो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, दोनों वेरिएबल है। पूछो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये चार्ज दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस पे फोर्स डिपेंड करना है ना। तो जब ये स्मॉल चार्ज मूव करेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज करेगा ही, तो जब डिस्टेंस चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज करेगा, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो किसी इंस्टेंट पे इस प्लस क्यू से ये प्लस क्यू का डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे आर होता, कितना होता, आर होता, तो इधर की तरफ एजेंट को फोर्स लगाना पड़ता राइट से लेफ्ट, क्योंकि ये रिपेल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट, और डिस्प्लेस भी इधर ही करना पड़ता मुझे। तो मैं कैसे वर्क डन निकालता, तो मैं वर्क डन निकालता एजेंट का फोर्स एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इंटीग्रेशन, कैसे लिखता, तो एफ एक्सटर्नल कितना लगाता, आर डिस्टेंस पे जब आप हो तो मुझे फोर्स लगाना पड़ता के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, और डी आर किधर की तरफ, पीछे की ही तरफ, तो डी डॉट डी आर, मतलब मैं डी आर का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव मान रहा हूं, किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो डॉट डी आर, मैं सीधे डी आर लिख देता हूं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मैं मान लूंगा तो डॉट प्रोडक्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन करता, ठीक है ना। फिर ये कितना आता, के क्यू क्यू तो बाहर आ जाता, के क्यू क्यू बाहर आ जाता है, डी आर बाई आर स्क्वायर, यानी आर टू दी पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ये आता। फिर ये कितना आता, तो ये आ जाता के क्यू क्यू बाई के क्यू क्यू इंटू आर टू दी पावर -1 बाई -2 + 1 कितना हो जाता, -1, ये आ जाता के क्यू क्यू बाई आर आ जाता, क्योंकि आर टू दी पावर -1 को 1 बाई आर लिख सकते हैं, और ये -1 ऊपर में भेज देता, के क्यू क्यू बाई आर आ जाता। अब मैं लिमिट कहां से कहां तक भेजता, क्योंकि मुझे लिमिट भी अभी भेजना है, क्योंकि बॉडी कहां से, हमारा स्मॉल चार्ज कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो स्मॉल चार्ज का डिस्प्लेसमेंट अब गौर करना है, स्मॉल चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लिमिट भेजना है वो यहां ध्यान रखेंगे। हमने डी आर इस डायरेक्शन में माना है, तो पहले हमारा चार्ज कहां था, R2 पे था, बाद में हमारा चार्ज कहां पे है, R1 पे है, तो R2 से R1 लिमिट जाएगी यहां, यही ध्यान रखते हैं। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, R2 से R1 जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने डीआर का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट लिया है, और बॉडी सच में राइट से ही लेफ्ट चल रही है, तो राइट में पहले कहां कितनी डिस्टेंस पे थी, R2 पे थी, बाद में कितनी डिस्टेंस पे आ गई, R1 पे आ गई, ये याद रखें। अच्छा, यहीं पे एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर ना लेके हम एफ एक्सटर्नल के बदले नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर भी लेते ना, तो भी गलत नहीं था, लेकिन जब नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर लेते तब लिमिट किधर से किधर लेते, तो R1 से R2 लेते। R1 से R2 क्यों लेते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट से राइट लग रहा था। तो यही होता है
यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ डिपेंड करता है कि आप यहाँ एफ एक्सटर्नल लेते हो या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते हो। एफ एक्सटर्नल जो होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट अपोजिट इन साइन होता है, तो लिमिट भी उल्टी हो जाएगी। यहाँ जब हम आप इसको देखेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू इंटू एक बार R1 आएगा तो 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब देखिए 1/R1 माइनस 1/R2, R1 क्या है ज्यादा है, R2 क्या है कम है, ये R1 है ना और ये R2 है, तो 1/R1 क्या होगा कम होगा, 1/R2 क्या होगा ज्यादा होगा। तो अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं, ये जो पीछे माइनस लगा हुआ है, तो फाइनली ये आ जाएगा के क्यू क्यू इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1। और अब हम कह सकते हैं कि 1/R2 इज ग्रेटर बिकॉज R2 कम है तो 1/R2 ज्यादा होगा। R1 क्या है ज्यादा है तो 1/R1 कम होगा, इसलिए ये ओवरऑल क्या आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा। और आना भी चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्कडन सच में पॉजिटिव होना चाहिए जब हम R से P पे लाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस, ये बेसिकली क्या आया, तो ये आया U2 माइनस U1। ये सिचुएशन में U1 पोटेंशियल एनर्जी थी, इस सिचुएशन में U2 थी, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बाई R2 माइनस के क्यू क्यू बाई R1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। के क्यू क्यू बाई R2 माइनस के क्यू क्यू बाई R1 हम लोग लिख सकते हैं।